सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आपका स्वागत है। एशिया कप शुरू होने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीती है, मगर असली इम्तिहान उनका एशिया कप में होगा। असली टारगेट उनका जो है वो एशिया कप है। ये उनके खुद कप्तान ने बोला है कि भाई ट्राई सीरीज का फाइनल जीतना के बाद अगर एशिया कप नहीं जीतना तो फिर ये फाइनल जीतना बिना कोई मज़ा नहीं आएगा। चलिए जी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ में संजू सैमसन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रवि शास्त्री ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि भाई वो टॉप दी ऑर्डर जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं, तो उनकी जगह जो है बरकरार रखनी चाहिए, उनकी बैटिंग पोजीशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक को बहुत भरोसा है कि शुभमन गिल जो है सबसे ज़्यादा रन जो है ना वो टीम इंडिया की तरफ से बनाने वाले हैं। उनका जन्मदिन भी है, उस पर भी जो है बातचीत यहाँ पर करेंगे। साथ में जसप्रीत बुमराह का एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड दिखाएंगे जो पाकिस्तान टीम के खिलाफ उन्होंने बनाया है, जो बरकरार है, और वो चाहेंगे कि इसको बरकरार इस एशिया कप में भी वो रखें। मगर शुरुआत जो है वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। 9 सितंबर से शुरू हो रहा है यूएई में एशिया कप 2025। पाकिस्तान का एशिया कप में असली इम्तिहान होगा, क्योंकि ट्राई सीरीज जीतने के बाद काफ़ी उनके फैंस के हौसले बुलंद हैं, टीम के हौसले बुलंद हैं, मगर अब असली इम्तिहान उनका होगा जब उनको टीम इंडिया से सामना करना पड़ेगा, श्रीलंका से सामना करना पड़ेगा, बांग्लादेश भी यहाँ पर फ्रेम में है। रिकॉर्ड के लिहाज से बता दूं कि टीम इंडिया ने 8 बार, श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार जो है एशिया कप का खिताब जीता है। एशिया कप की तैयारियों के लिए जो है वो ट्राई सीरीज हमने खेली, ये सलमान अली आगा जो उनके कप्तान हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला, और उनको तैयारियों के लिहाज से ही लिया। पूरी स्टेटमेंट उनकी ये थी कि फिर बाद में इसका भी इतना बड़ा बना दिया गया कि भाई इसमें भी हमें अपने आप को साबित करना है और ये वो। बोले कोई भी मैच हम जीतने के लिए, कोई भी टीम जीतने के लिए उतरती है, हमने भी ये मैच जीतने के लिए, ट्राई सीरीज जीतने के लिए खेली, मगर हमारा असली लक्ष्य जो है वो एशिया कप ही है। और अगर हम इस ट्राई सीरीज जीतने के बाद एशिया कप ना जीते तो हमको अफसोस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। क्लियर कर दिया सर सलमान अली आगा ने कि भाई हमारा एशिया कप ही हमारा लक्ष्य है, और ये तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो कर लिया था काम। तो प्रैक्टिस में अगर इतना बुरा हाल है तो फिर लक्ष्य एशिया कप जीतना कैसे हो सकता है? अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ 141 रन बनाते हैं, अगर आप 170 रन चेज नहीं कर पाते हैं एक मैच में, फिर अफगानिस्तान से हार भी जाते हैं। वही एक मैच अफगानिस्तान से आप हार भी जाते हैं, तो अगर मतलब बातें करना और अच्छी बातें करना ही मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो फिर तो आप एशिया कप को, फिर तो आपको कहना चाहिए था कि हम अगले साल के T20 वर्ल्ड कप और 2027 के वर्ल्ड कप पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमें वो जीतना है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब वही बात है कि एक बच्चा जो है कक्षा 2 में फेल हो रहा है, ठीक है, और बातें कर रहा है 10वीं की कि मैं जो है 10वीं में ना 99.99% लेकर आऊंगा। क्यों तो ही वो कह रहे हैं ये बात, कौन ही उनकी बात ये सुन रहा है, हाँ। और क्यों ही उन पर भरोसा किया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कोई मुझे समझा दे कि एशिया कप जीतने के लिए 141 रन अफगानिस्तान के खिलाफ बना के आप जीत जाएंगे, या आप जैसा आपने बताया कि एक मैच आप अफगानिस्तान से हारे भी, बिल्कुल। तो वो बस वही है कि बातें हैं, कैमरा है सामने, कुछ बोल दो, उसमें कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, नहीं है, कोई सोचता नहीं है जी। वहां पे जो मन करे बोल दो, काम चल जाएगा बस। बिल्कुल जी। और उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया कि भाई नंबर 1 टीम ये होती है रैंकिंग में, आईसीसी रैंकिंग में, ये नंबर 1 टीम है, वो नंबर 2 टीम है, आप नंबर 8 टीम हो, 9 टीम हो, ठीक है, तो बोले कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कौन से मायने रखती है, ये आईसीसी की रैंकिंग क्या है? तो ऑन द डे है कि ऑन दी डे जो बेटर खेलेगा वो जीतेगा, ठीक है। हमने बेटर क्रिकेट पिछले 4 महीने से, 5 महीने से हम बेटर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे सामने वो नतीजे भी यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब इंडिया के स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला भाई जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, और ये रैंकिंग वैंकिंग का हम सोचते ही नहीं, और अब बोले हम सोचते कि हम ही बेस्ट हैं। ठीक है, भला है उन्होंने ये नहीं कहा कि आप साल भर खराब खेल के भी नंबर 1 हो सकते हैं। मतलब रैंकिंग ठीक है, ये बहुत एक अलग विषय है कि रैंकिंग का कितना असर होता है चाहे नहीं होता है, लेकिन रैंकिंग ये तो बताती ही है ना कि आप साल भर कैसा खेल रहे हैं। मुझे बता दीजिए कि कौन सी एक टीम ऐसी है जिसने साल भर क्रिकेट खेली और वो टॉप पे रही हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में, नंबर 1 में या टेस्ट में या T20 में या वनडे में। तो वही बात है कि आप जब तर्कहीन हो जाते हैं, जिस देश का पूरा स्ट्रक्चर ही लॉजिकल ना हो, जिस देश का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जो है वो
मतलब लॉजिक से बिल्कुल परे चलता हो, तो खिलाड़ी भी ऐसे ही होंगे। उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बहुत ही तार्किक बात करेंगे? बिल्कुल जी, अब खिलाड़ियों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, हौसले बुलंद है। चलिए अच्छी बात है, ऐसे मुकाबले देखने में फिर मज़ा भी जो है वो ज़्यादा आता है। चलिए जी, अब इंडियन टीम की बात करते हैं। संजू सैमसन का एक पहले आपको रिकॉर्ड बताते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में रवि शास्त्री ने क्या कहा वो बताएंगे, फिर इस पर चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। संजू सैमसन का रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको। संजू का T20I टीम के साथ एक कमाल का रिकॉर्ड है। संजू ने जब भी T20Is के अंदर 50+ रनों की पारी खेली है, टीम इंडिया को हार नहीं मिली है। मतलब उनका बल्ला चला है तो इंडियन टीम हारी नहीं है। और ऐसा कितनी बार हुआ है? अगर रिकॉर्ड्स में देखें तो 3 अर्धशतक और 2 शतक उन्होंने लगाए, मतलब कि 5 बार ऐसा हुआ है। 42 T20I मैचेस उन्होंने पूरे खेले हैं, 150 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 861 रन बनाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी रनों का अंबार जो है वो खड़ा करके आ रहे हैं वो केरल क्रिकेट लीग में। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अलग लेवल का यहाँ पर संजू सैमसन के अंदर नजर आता है। अब रवि शास्त्री का वो बयान आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, मतलब कि भाई क्या उन्होंने बोला, उसका हम जो है हिंदीकरण करके आपको दिखा रहे हैं। दिखाएं जी रवि शास्त्री का बयान। टॉप ऑर्डर में ही संजू सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, उन्हें टॉप ऑर्डर में ही खेलने देना चाहिए। शुभमन गिल को शामिल करना है तो किसी और की जगह किया जा सकता है। संजू सैमसन को ओपनिंग से हटाना टीम के लिए सही नहीं है। सैमसन का पिछला IPL चोटों की वजह से उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में कोची ब्लू टाइगर्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर एशिया कप से पहले लय हासिल की, जिसमें एक शतक भी शामिल था। सर लॉजिकल बात तो है कि भाई अगर एक बंदा अच्छा कर ही रहा है तो फिर आप उससे साथ छेड़छाड़ क्यों करोगे? आपको तो रनों से मतलब है, आपको किसी और से मतलब थोड़ी ना, आपको किसी इंडिविजुअल से मतलब थोड़ी ना है। रन तो वो बना के दे ही रहा है। और अगर फिर शुभमन गिल को एडजस्ट करना है तो कहीं और कर लो, मगर ये कि वो कहीं और भी जिसके साथ करोगे उसके साथ भी वही होगा काम जो संजू सैमसन के साथ हो रहा है। बस वही समस्या है जो आपने कहा ना कि कहीं और कहाँ कर लें भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप उनको चंबल 6 पे बल्लेबाजी कराएंगे। आप अधिक से अधिक उनको एक पायदान नीचे ला सकते हैं। वहां तिलक वर्मा है। उसके बाद अगर आप कहिए कि नहीं एक पायदान और नीचे वहां आपकी टीम के कप्तान है, तो आप शुभमन गिल को जब लाए तो आपने इन सवालों के जवाब खुद से दे लिए और खुद को ये मान लिया कि नहीं हमको खिलाना ही खिलाना है। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना तर्क की, इसमें तर्क नहीं लागू हो रहा है। अगर तर्क लागू होता तो जिस तरह से अजीत अगरकर ने कहा ना कि श्रेयस अय्यर को बाहर रखने में उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, हम उनको नहीं ले पा रहे। लेकिन हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि शुभमन गिल में बीसीसीआई का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब वो भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े खिलाड़ी हैं, वो अगले ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए खेलेंगे तो वही। आप संजू सैमसन 300 नहीं 3000 रन बना लें, अगर आप उनको लेकर आए तो खिला। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि आप संजू सैमसन को कैसे एकोमोडेट करें कि उनका आत्मविश्वास ना जाए। बिल्कुल, उन्होंने वहां पर रन्स किए, उनकी टीम जीत भी गई। मतलब वहां पर पहुंचे वो हालांकि नॉकआउट्स नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी टीम ने फाइनल में जीत भी हासिल कर ली। इस समय में जब उनका बल्ला अच्छा चल रहा है, जब वो कॉन्फिडेंस में है, आपने उनकी जगह शुभमन गिल को ऑलरेडी दे दी है, ये मान के चलिए। तो अब आपको उनके लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपको जो आपने बेस्ट सोचा था वो नहीं हो पाया, तो आप सेकंड बेस्ट क्या कर सकते हैं? हमेशा यही होता है ना कि आप सेकंड बेस्ट सोच लें कि इसके बाद क्या है। तो अब सोचना संजू के लिए है कि संजू को आप कैसे अकोमोडेट करते हैं, कहीं आप उनको ऐसी जगह पे ना ले जाकर घुसा दें कि वही 2-3 मैच में मतलब अब हाथ खड़े कर दें और उन्हीं की फॉर्म चली जाए। आप कह दीजिए नंबर 7 पे खेल लो, नंबर 6 पे खेल लो, तो वो एक चैलेंज है। देखते हैं कैसे अकोमोडेट किया जाता है। बिल्कुल जी। और अगर संजू सैमसन की जगह अगर मैं खुद को रखूं, मतलब बड़ी बात है, मगर तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि भाई देखो अब ये तो होने जा रहा है, अब या तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं या इस पे क्रिब कर लूं, ठीक है। और एक्सेप्ट करके जहां मौका मिल रहा है वहां पर भी अपनी उपयोगिता साबित कर दूं कि मैं इर्रेजिस्टिबल हो जाऊं, कि फिर आप मेरे बिना ना ट्रैवल करो कहीं। फिर आप विकेट कीपर बैट्समैन का नाम जब T20I में लिखो तो संजू सैमसन का नाम जो है आंख मूंद के लिख लो। ये प्रदर्शन होना चाहिए, ये कमिटमेंट होना चाहिए और ये दिखना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। नहीं तो बात जो है वो खराब भी यहां पर हो सकती है, उसमें भी समय नहीं लगता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संजू सैमसन शुभमन गिल की जगह जो है वो शुभमन गिल उनकी जगह पर आ रहे हैं। अब उनका जन्मदिन भी है, 26 साल के जो है वो शुभमन गिल हो गए। दिखाएं जी ग्राफिक्स दिखा दें। टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन हैं और T20I के अंदर वाइस कैप्टन उनको बनाया गया है। दुबई में वो जन्मदिन बनाएंगे, टीम के साथ हैं। एशिया कप के लिए शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फजिल्का जिले में जन्म हुआ है और T20I में करीब 1 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। सर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो हाईलाइटेड होना चाहिए
कि अब 1 साल के बाद जब आपकी वापसी हुई है, आपको वाइस कैप्टन बना के लाया गया है, ये एडजस्टमेंट्स आपके लिए की जा रही हैं, अब अगर बल्ला उस हिसाब से नहीं चला, अब आपने जो अपनी रेपुटेशन बना ली है, नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट विराट कोहली है, नेक्स्ट स्टार इन दी मेकिंग, तो फिर वो हर दूसरे मैच में दिखना चाहिए। कम से कम एक ऐसा फेज आना चाहिए जैसे विराट कोहली का आया था, 5-7 साल ऐसे पड़े, वैसे ही शुभमन गिल का जैसे अभी फेज शुरू हुआ है, टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है, वो कंटिन्यूटी यहाँ पर भी दिखनी चाहिए। नहीं तो फिर ना अब कुछ हो ना जाना तो उसका नहीं है, मगर ये है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद शुभमन गिल भी आ जाएंगे, सेलेक्टर्स भी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सब कुछ जो है शुभमन गिल ने पहले सोच लिया होगा। शुभमन गिल जैसे आप मान लीजिए जिम में गए हैं जी, और आपके इंस्ट्रक्टर ने आपसे कहा कि आप 10 किलो वेट के साथ ट्रेनिंग शुरू कीजिए। आपने 10 किलो वेट के साथ ट्रेनिंग शुरू की, उसके बाद जो है आपको अगले दिन खुद से इच्छा हुई कि यार आज मैं 12 किलो उठाता हूँ या आज मैं 15 किलो उठाता हूँ, तो ये आपका फैसला है कि आप वो 12 किलो या 15 किलो का वजन उठाएंगे या नहीं। अब शुभमन गिल के इस एग्जाम्पल को उनके ऊपर सेट कर देते हैं। शुभमन गिल के पास जब गौतम गंभीर ने कहा कि भाई हम आपको टेस्ट टीम का कप्तान बनाना चाहते हैं, तो शुभमन गिल को थोप नहीं दिया गया ना, शुभमन गिल ने उसके लिए स्वीकार किया होगा। फिर उसके बाद जब उनको ये कहा गया होगा कि भाई हम T20 में भी आपकी वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको कप्तान बनाना चाहते हैं, आप तैयार हैं। जब शुभमन गिल ने कहा होगा तभी तो वो, ऐसा थोड़ी ना कि शुभमन गिल को जबरदस्ती लाके T20 खिला दिया गया कि नहीं आपको खेलना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। तो शुभमन गिल बीइंग अ मैच्योर प्लेयर अब खुद जानते हैं कि हाँ, उनको हर दूसरे तीसरे मैच में अब वो अपने मैच विनर प्लेयर की जो छवि है उस पर साबित करना पड़ेगा, उस पर खरा उतरना पड़ेगा। वो इस दबाव को लेने के लिए तैयार है। वो अब 20 किलो 25 किलो का वजन खुद से उठाने को तैयार है, इसलिए कोई उन पर लाद नहीं रहा है। वो खुशी खुशी इन सारी चीजों को, इन जिम्मेदारियों को ले रहे हैं। उनके ऊपर सब कुछ तय करता है कि वो अब किस तरह से इन जिम्मेदारियों का सही निर्वहन करते हैं, और मुझे लगता है आई एम श्योर वो करेंगे भी। बिल्कुल जी, जब कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है ना, तो फिर वो फॉर्मेट्स जो भी हो वो रब तो करता ही है उस तरीके से। चलिए जी, दिनेश कार्तिक भी एक तरीके से शुभमन गिल के थोड़े से मुरीद हो गए हैं, फ़ैन हो गए हैं, जैसे भी कह लिए। उनके पीछे उन्होंने वेट फेंका है। क्या कहा है उन्होंने, मैं दिखा देता हूँ। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल के बल्ले से निकलेंगे। गिल को हाल ही में भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कमाल की बैटिंग और कप्तानी की थी। तो थोड़ी गर्दन फंसाने वाली बात कर दी एकदम से, मतलब सबसे ज्यादा रन निकलेंगे, ये कैसी स्टेटमेंट है? मतलब ये कैसे आप जज कर लोगे? हाँ, अच्छा करेंगे ये तो ठीक है, मगर सबसे ज्यादा रन निकलेंगे प्रोबेबली इसलिए कि वो ओपन करेंगे। हाँ, ओपन करेंगे, और जिस तरह के निक में है, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं, और प्लस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले ना, कि शुभमन गिल को भी ये स्टेटमेंट देना है कि भाई मैं कोई सिफारिशी खिलाड़ी नहीं हूं। आप लोगों ने इतनी जो चर्चा कर ली कि 1 साल बाद आए, T20 जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे जो वर्ल्ड कप जीती थी, और फिर उनके लिए संजू सैमसन को हटाना पड़ रहा है या नीचे लाना पड़ रहा है, या उनके लिए अक्षर पटेल से वाइस कैप्टेंसी भी ले ली गई बगैर किसी गलती के, मतलब कुछ अक्षर पटेल ने कुछ नहीं किया था। तो जब आपके ऊपर इतने सारे दांव लगाए गए हो ना, तो आप एक बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई खिलाड़ी बड़े नहीं, तो आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपके ऊपर दांव खेला गया है। आपके ऊपर जो दांव खेला गया है उसका अच्छा रिजल्ट ही यही है कि आप रन्स करें और ओपन करेंगे। जिस तरह से उनका बल्लेबाजी का स्टाइल है, जिस तरह की फॉर्म है, जिस तरह की जिम्मेदारी है, उसमें रन्स कर सकते हैं। हाँ, वो एकदम अब एग्जैक्ट कहना कि सबसे ज्यादा रन करेंगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट मेरे ख्याल से प्रोबेबली दिनेश कार्तिक भी ये कहना नहीं चाह रहे होंगे, ये कोई दावा नहीं करना चाह रहे होंगे। बस ये क्या, उन्होंने कह दिया कि हाँ अच्छा खेलेंगे, और अच्छा खेलेंगे ऐसी उम्मीद सब लोग कर रहे हैं जो शुभमन गिल के जानने वाले हैं। बिल्कुल जी, और 26वां जन्मदिन जो है उनका अच्छा बीते, ठीक है, यही हमारी भी दुआ है कि इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें और बहुत सारा फ्यूचर उनके साथ है। कम से कम 10 साल उनके साथ अभी आराम से जो है चला जा सकता है। जिस तरीके के 26 साल ही उम्र है, 10 साल अगर और कप्तानी कर जाएं तो फिर तो कप्तानी के पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ठीक है, अगर 10 साल कप्तानी कर जाएं तो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, उनके एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनकी क्या रेपुटेशन है उसकी। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स। पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह का हैरत अंगेज एक रिकॉर्ड है। बुमराह ने अभी तक अक्रॉस दी फॉर्मेट पाकिस्तान के खिलाफ 391 बॉल्स डाली और एक भी छक्का नहीं खाया। मतलब उनकी एक भी गेंद पे छक्का मारने का जोखिम किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने नहीं उठाया। पाकिस्तान के खिलाफ 8 वनडे मैच खेले हैं, 5 से कम का उनका इकॉनमी रेट है। 4 T20I मैचेस के अंदर 6 से कम का इकॉनमी रेट है। विकेटों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, मगर उनको संभल के खेला जाता है। ये इकॉनमी रेट ये बता रहा है कि भाई बहुत संभल के जो है ना वो खेलते हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बुमराह एक चुनौती है और एक डर है, मेरे हिसाब से एक डर है, एक खौफ है कि भाई इसको संभल के खेलना है।
इसको विकेट नहीं देना है, इसको इन रोड नहीं बनाने देना है, तो वहां पर वो जो 4 ओवर जो है ना वो आपने पहले से ही जीत रखे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के दिमाग में जो है ना बल्लेबाजों में छाया हुआ है भाई ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और उस किस्म का है ये। बुमराह इम्पैक्ट डालते ही हैं, ये एडवांटेज जो है वो इंडियन टीम को इस एशिया कप में भी मिलेगा क्योंकि बुमराह खेलेंगे। बिल्कुल, और वो दम भी नहीं है पाकिस्तान के बल्लेबाजों में। मतलब एक तो डरना होता है और एक हुनर का ना होना होता है, वो हुनर भी नहीं है। अगर मैं जो बार बार एक चीज पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि अगर आपकी क्रिकेट T20 में 165-170 रन की है तो फिर आपको लगता है कि जरूरत क्या है जसप्रीत बुमराह को मारने की, और फिर आप मार भी नहीं सकते। मतलब मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि चाहे छक्का मारना तो मार के दिखाए ना भाई। शाहीन शाह अफरीदी को या किसी भी हारिस रऊफ को मारना था तो मारा ना भारतीय बल्लेबाजों ने छक्का। तो आपको छक्का मारने के लिए जो कलेजा चाहिए होता है, जैसे एक स्पिनर कहते हैं ना कि जब फ्लाइट कराता है तो उसको डर तो रहता है ना कि मेरी बॉल पे छक्का पड़ सकता है, पड़ भी सकता है, विकेट भी मिल सकता है, अगर मैं मिस टाइम कर गया तो विकेट मिल जाएगी। तो वो कलेजा तो दिखाता है ना, यहाँ तो कलेजा नहीं है। कलेजा दिखाएं तो पहले मारने का, तब तो मारेंगे जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को कहां से मार लेंगे? जसप्रीत बुमराह को दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं मार पाते हैं, तो पाकिस्तान वाले कहां से मार लेंगे? बिल्कुल जी, और जिस तरीके से पाकिस्तान की लाइनअप है ना, मतलब अभी जो हम ये फाइनल का ही जिक्र कर रहे थे उसके अंदर टॉप स्कोर ही मतलब कुछ ज्यादा नहीं है किसी का, ठीक है। तो मतलब वो बल्लेबाजी में वो दम नजर ही नहीं आता कि वो जसप्रीत बुमराह के लेवल को। यहाँ तो जसप्रीत बुमराह अकेले नहीं होंगे, जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान पहले हार्दिक पांड्या से तो पार पाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो लिए हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान की। अगर इस करंट इंडियन टीम की यहाँ पर बात की जाए तो बाबर आजम को किस तरीके से बोल्ड किया था, अब तो खैर वो बाबर भी नहीं है, वो रिजवान भी नहीं है। शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दे दी, मैं बड़ा ही हैरान हुआ, पता नहीं किस तरीके से ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे देते हैं कि फ़खर जमा जो है ना वो मेरी नज़र में बेस्ट T20 बैटर है, सूर्य कुमार यादव नहीं है। वर्स्ट ऑफ द स्ट्राइक रेट है उसका T20 के अंदर, मतलब अगर नीचे से तीसरा नंबर आता है जिन्होंने 200 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। तो इस तरीके का हिसाब है पाकिस्तान का, इसका क्या ही कहा जाए। चलिए जी, अब ये जो भी बुमराह का रिकॉर्ड है इसका इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान की बैटिंग पर नजर आएगा जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आएंगे, क्योंकि आप अप फ्रंट विकेटें नहीं गंवाना चाहते, वो भी आपके विरोधी प्रीमियर फास्ट बॉलर को, नहीं तो आपकी टीम जो ढह जाएगी। और इसी डर से जो है ना फिर वही जैसे सर बोलते हैं भाई वो 160-70 का गेम जो है ना वो कहीं आपको लेके नहीं जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर की एक बात दिखाते हैं। श्रेयस अय्यर ने एशिया कप में नहीं चुने जाने के ऊपर जो है अपना बयान दिया। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया था, वो आ गया। दिखाएं जी श्रेयस अय्यर का बयान। जब आपको पता है कि आप टीम में खासकर प्लेइंग 11 में होने के लायक हैं और फिर भी मौका नहीं मिलता तो ये निराश करता है, लेकिन साथ ही जब कोई लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है तो आप उसका समर्थन करते हैं। आखिरकार लक्ष्य है कि टीम जीते, जब टीम जीतती है तो सभी खुश रहते हैं। वैसे आपको मौका नहीं मिलता तब भी आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तभी मेहनत करेंगे जब कोई देख रहा हो। लॉन्ग रोड रहा है सर श्रेयस अय्यर के लिए, और एक गलती उनसे हुई थी, उस गलती के बाद से जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद भी ना अभी तक वो डेस्टिनेशन आई नहीं है, वो टीम इंडिया में जगह आई नहीं है। मगर मैच्योरिटी लगता है कि आ गई है इस बयान से कि भाई अब जो है किस तरीके से खुद को हैंडल करना है, वो चीज़ समझ में आ गई है। वो मैच्योरिटी पहले नहीं थी, इसलिए वो बचकानी सी गलती हो गई कि आपने जो है वो गलती कर बैठे और उसके बाद जो है आपको उसका इतना लंबा चौड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। वो गलती भी ऐसे समय में हुई ना जब वो गलती बहुत बड़ी बन गई। प्रॉबेबली अगर ऐसा नहीं, अगर आप भारतीय क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखेंगे पिछले 2.5 दशक का, तो मुझे याद है कितनी बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है और जबकि उनसे कहा गया था, अलग अलग तरह के बहाने करके नहीं खेली है। बस वो था कि आप खेल कर पास वाले पार्क से उसी दिन खेलकर लेट लौटे जिस दिन पिताजी पहले से बहुत नाराज थे। ठीक है, और पहले से घुसते से उन्होंने पूछा था कुणाल कहाँ है, पढ़ता नहीं दिखाई देता मुझे, जब भी घर में घुसता हूँ दिखता ही नहीं है, वो गुस्से में है। तब तक आप घुस गए जी हाथ में फुटबॉल या बैट लेकर, तो बस फिर वो उस दिन जो हाल होता है ना, हाँ, तो उसको मौका ही नहीं मिला, मौका नहीं मिल पाया। वरना सामान्य दिनों में होता तो श्रेयस अय्यर ने उस घटना से पहले भी भारतीय क्रिकेट में इतना कंट्रीब्यूट किया है और इतना परफॉर्मेंस किया है कि शायद इग्नोर हो जाता। हाँ। लेकिन जब आप कई बार स्टेटमेंट देना होता है ना, क्लास के टीचर को स्टेटमेंट देना होता है, कई बार वो पढ़ने वाले बच्चे को ही डांट देता है कि मतलब पढ़ने वाले को डांट दो तो ना पढ़ने वाले तो अपने आप ही घबरा जाएंगे, यार जब ये डांट खा रहा है तो हमारा क्या है। तो वो हो गया, अब सब कुछ हो गया। अब फाइनली मुझे लगता है कि अब ये रिकवरी का रास्ता शुरू हो गया है। बिल्कुल। इस रिकवरी के रास्ते में जितना आप अपने व्यवहार में अपनी जुबान पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखेंगे, उतना अच्छा है। आप अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप
तरफ से कोई आपके घर का मेंबर या आपका कोई दोस्त या कोई आपके बचपन का कोच या जो इस तरह पिताजी नहीं दे दिया था। तमाम जो लोग जुड़ जाते हैं ना, वो अगर बयान दे देंगे तो फिर मामला वही होगा कि आग में घी पड़ जाएगा। शांति से खेलें, उनकी जगह भारतीय क्रिकेट में है, उनका एक लंबा रास्ता भारतीय क्रिकेट में है। थोड़ा कई बार जिंदगी में आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और खेल में ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है उनका जो ये स्टेटमेंट है, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत मैच्योरिटी भरा स्टेटमेंट है। इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर जाएंगे तो मुझे एक ठीक ठाक भारतीय क्रिकेट में उनकी एक ठीक ठाक जगह अभी भी दिखाई देती है। बिल्कुल जी, और फिर वो शुभमन गिल को सपोर्ट कर सकते हैं, शुभमन गिल के भरोसेमंद बन सकते हैं। और आपको हमेशा हर कप्तान को खिलाड़ी वो चाहिए होते हैं जो कि बढ़िया प्रदर्शन करे, जिस पे वो रिलाय कर सकता है। श्रेयस अय्यर में वो टैलेंट है, वो स्किल है, ठीक है। बस बात यही है कि फिर आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है ना, कि आप दूसरे के लिए थ्रेट ही ना लगो, ठीक है, आप उसको सपोर्ट सिस्टम लगो। तो वो चीज थोड़ा सा यहाँ पर, अगर कप्तान को मैदान में उतरने के बाद जीत चाहिए तो उसको खिलाड़ी भी तो चाहिए ना जिताने वाले। और वो एक मैच विनर है। आप सौरव गांगुली की कप्तानी में देखिए, इतनी सारी चीजें होती थी, लेकिन सौरव कितने अच्छे से सबको मैनेज कर लेते थे। उस टीम में वीरेंद्र सहवाग भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, जहीर खान भी थे, युवराज सिंह भी थे। तो वो जो गुस्सैल और नकचढ़े इस तरह के जो टैग लगते थे इन खिलाड़ियों के साथ उस समय, उन सबको वो मैनेज करते थे। और कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि इसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए ना। तो कप्तान को तो रिजल्ट चाहिए, कोच को रिजल्ट चाहिए, सिलेक्टर को रिजल्ट चाहिए। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको ऐसे खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा टीम में। सीधा सा बॉटम लाइन ये है। बिल्कुल जी, मैनेज करना पड़ेगा। वो मैनेज इज द राइट वर्ड। चलिए जी, किस तरीके से ये मैनेजमेंट होता है उस पर नजर रहेगी। एशिया कप की जुड़ी सारी खबरें जो है आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिलती रहेंगी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।